दौर से निकले हैं, महामारी का दौर था, और हम सब बहुत खुशनसीब हैं कि हम लोग स्वस्थ हैं और बातचीत कर रहे हैं। और ये बात इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि जान है तो जहान है। और आपके साथ मैं इस सेशन को शुरू करूंगी, एक कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आते हैं और मोहल्ला क्लिनिक का दौरा करते हैं, एमके स्टालिन आते हैं। और जो लोग नहीं जानते, मैं उन्हें ज़रूर जानकारी देना चाहूँगी। जो मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट है, उसकी खोज करने वाले हमारे साथ मौजूद हैं और अब इसकी चर्चा अलग अलग राज्यों में हो रही है। क्या ऐसा आपने महसूस किया कि आपको लगा कि नहीं, लोग बीमार हों के अस्पताल नहीं आएंगे, हमें जाना है लोगों के घरों में, हमें ठीक करना है उनको? देखिएगा, सबसे पहले जब हमारी सरकार 2013 में बनी तो हमने हॉस्पिटल्स में जाना स्टार्ट किया, अपने हेल्थ सेंटर्स को देखना स्टार्ट किया। अरविंद जी और मैं एक बारी स्लम में गए तो उन्होंने कहा, यार इनके लिए देखो, कुछ जो सबसे लास्ट में लोग खड़े हैं इनके लिए कुछ बनाने की जरूरत है। तो हमने ट्रायल किया मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का। तो एक एनजीओ से हमने बात की, उनसे कुछ दिनों के लिए मतलब वो वैन ले ली हमने। वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। फेल इसलिए हुआ कि एक ही दिन में 100 लोग रोज आ रहे हैं। मोबाइल का तब फायदा है कि एक जगह पर थोड़े लोग हैं, अगले दिन दूसरी जगह है, उससे अगले दिन तीसरी जगह है, या एक दिन में 2 जगह 3 जगह जाना हो। तो समझ में आया कि एक ही जगह पर डिमांड बहुत है। दूसरा क्या हुआ, अस्पतालों को जब ध्यान से देखा गया, हॉस्पिटल में लोग जाते थे हजारों लोग, 1-2 लोग नहीं आते। रेलवे प्लेटफॉर्म पे भीड़ कम होती है जी, हॉस्पिटल्स में ज्यादा होती है। 10-10 हजार लोग ओपीडी में आते हैं, 8,000 6,000, और एक आदमी के साथ 2 या 3 लोग अटेंडेंट होते हैं। तो यानी 20,000 लोग एट ए टाइम हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ ओपीडी दिखाने के लिए आ रहे हैं। कई कई घंटे रजिस्ट्रेशन में लगना, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे तो कई घंटे डॉक्टर की लाइन में लगना। डॉक्टर ने टेस्ट लिखे तो अगले दिन टेस्ट कराने आइएगा, उससे अगले दिन रिपोर्ट दिखाने आइएगा। तो किसी भी आदमी को अस्पताल में दिखाने में 1 दिन से लेके 3 दिन लगते थे जी। हॉस्पिटल सर्विस अगर फ्री है भी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो गई ना, 3 दिन की दिहाड़ी गई, साथ में किसी को लेके आ रहे हैं उसका भी नुकसान हुआ, फिर आने जाने का ट्रैवल का एक्सपेंस भी हुआ, और कितना समय वेस्ट हो रहा था। तो फिर बीच में हमारी 1 साल के लिए सरकार चली गई थी। तो 2014 फरवरी 2014 से और 14 फरवरी 2015 के बीच में 1 साल सरकार नहीं थी। बट 1 साल सोचने के लिए काफ़ी समय था। तो पूरे 1 साल सोच विचार करके कई सारी स्कीम्स बनाते रहे। तो उसमें एक मोहल्ला क्लिनिक भी था कि सिंपल कॉन्सेप्ट था कि एक डॉक्टर होगा, क्वालिफाइड डॉक्टर, वो जो टेस्ट कहे वहाँ पे टेस्ट हो जाए, जो दवाइयाँ वहीं से मिल जाएं, और जो भी पेशेंट आए उसको अपर लिमिट 30 मिनट में वो फ्री हो जाए। 3 दिन ना लगे, या 2 दिन ना लगे, या पूरा 1 दिन ना लगे। और मोहल्ला क्लिनिक के हमने ट्रायल किया, जी सबको बताया। सबसे पहले हमने जून 2015 में पहला मोहल्ला क्लिनिक बनाया था, तो बिल्कुल सफल रहा, बहुत ही अच्छा रहा। 1-2 छोटे-छोटे किस्से बता सकता हूँ मैं आपको मोहल्ला क्लिनिक के। मोहल्ला क्लिनिक में मेरे एक फ्रेंड है, उनकी बेटी को कुछ टेस्ट कराने थे। तो उन्होंने कहा, भाई बेटी ने कहा कि टेस्ट कराने हैं, 3,000 के टेस्ट थे वो सारे। तो उन्होंने कहा, भाई मोहल्ला क्लिनिक में करा लो। वो कहते, मैं मोहल्ला क्लिनिक में जाऊंगी? अपर क्लास के लोग थे ना। तो उसने कहा, ट्राई कर लो, ठीक हो तो ठीक है। वो गई, टेस्ट वेस्ट करा के वापस आई। पापा ने पूछा कि भाई टेस्ट ठीक हो गए? कि नहीं पापा, डॉक्टर बड़ी अच्छी थी, टेस्ट तो करा ही लिए, अब डॉक्टर भी परमानेंट मिल गए। तो मोहल्ला क्लिनिक के अंदर बहुत सारे लोग रेगुलर चेकअप के लिए, छोटी छोटी बीमारियों के लिए बहुत सारे लोग जा रहे हैं, और 50,000 से 60,000 लोग प्रतिदिन हर रोज मोहल्ला क्लिनिक में अपना इलाज करा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है जी। और सबसे बड़ी बात ये भी है, इसमें आने वाले लोगों में संख्या सबसे ज्यादा किसकी है? महिलाएं सबसे ज्यादा हैं। बच्चों को स्कूल भेज के उसके बाद आ जाती हैं। स्कूल के बच्चे, मतलब हमारे बच्चे बहुत हैं, छोटे बच्चे बहुत हैं, स्कूल जैसे आए तो उसको लेके आगे 10 मिनट लगते हैं। और एल्डरली लोग बहुत ज्यादा हैं। तो मतलब ये तीनों अगर कैटेगरी जोड़ लें तो 75% से भी ज्यादा ये लोग आते हैं इसके। जी सत्येंद्र जी, कोरोना महामारी के दौरान दिल्ली के अस्पतालों में क्या हालात थे? उस वक्त आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, उसको कैसे टैकल करना। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें, हालांकि दुनिया भर से ऐसी स्थिति सामने आई थी, लेकिन दिल्ली में खास करके जो तस्वीरें सामने आई, कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर सत्येंद्र जी ने क्या सीखा, और आगे इस तरह की महामारी से लड़ने के लिए क्या एक्शन प्लान रहेंगे, क्या तैयारियां रहेंगी आगे? कोरोना के अंदर दिल्ली सरकार ने जो भी किया, दुनिया में कई सारी चीजें हमने पहली बार की है जी। आपको कोरोना का बता देते हैं। जब सबसे पहले स्टार्ट हुआ तो सारी दुनिया की पिक्चरें आ रही थी। जिसको भी कोरोना पॉजिटिव आता था अस्पताल में एडमिट कर लेते थे। हमारे यहाँ पर भी क्या हुआ, सस्पेक्ट जो होते थे,
एक दिन हमारे पास लगभग 200 पॉजिटिव केस थे और हॉस्पिटल में 1000 से भी ज्यादा पेशेंट एडमिटेड थे। मतलब 200 के ऊपर 5 गुना पेशेंट थे, बाकी सस्पेक्ट थे। तो हमने कभी अगर किसी वजह से जो डाटा था कि एक दिन में 10,000 केस आएंगे, एक दिन में 20,000 केस आएंगे, तो वी नीड लैक्स ऑफ बेड्स, कि कई लाख बेड चाहिए। तो दिल्ली सरकार ने दुनिया में पहली बारी होम आइसोलेशन की पॉलिसी बनाई थी। उससे पहले कोई होम आइसोलेशन की बात नहीं करता था। तो हमने कहा भी जिसको सीरियस है, जिसको डॉक्टर की जरूरत है, जिसको आईसीयू केयर की जरूरत है या ऑक्सीजन की जरूरत है, वो अस्पताल जाए, बाकी लोगों को घर पे इलाज करेंगे। तो हमने घर पे उनका बहुत ही रिग्रेस मॉनिटरिंग की, हमने फ़ोन से भी किया, हमारे स्टाफ घर पे जाता था। तो सारी चीज़ें हमने पहली बारी करी दुनिया में। फिर उसके बाद पहले काफ़ी लोगों ने विरोध किया कि भैया क्या कर रहे हैं, फिर उसको धीरे धीरे पूरे देश में भी, दुनिया ने भी इसको अपना लिया कि भाई हाँ जी होम आइसोलेशन पॉलिसी की जरूरत है। दिल्ली के अंदर देखो, दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली में जो मरीज थे ना, सिर्फ दिल्ली के नहीं थे, दिल्ली से कम 300, 400, 500 किलोमीटर दूर के भी सारे मरीज हैं दिल्ली आ रहे थे। हमने किसी को मना नहीं किया, सबका इलाज हमने किया। और आपको पता होगा जब कोरोना पहली बार आया था जी, दिल्ली सरकार पहली सरकार थी, तो सब लोग डरे हुए थे, हेल्थ केयर वर्कर डरे हुए थे, सबको लगता था कि भाई हम घर जाएंगे तो क्या होगा। हमने डॉक्टर्स के लिए 5 स्टार होटल में रहने का इंतजाम किया था। पहली बार ऐसा हुआ था कि हमने कहा भी आप घर नहीं जाएंगे, आपको अपने घर वालों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, कि जो बीच में छुट्टी का पीरियड होता है हफ्ते का 10 दिन का, देन यू लिव इन द 5 स्टार होटल्स। तो खाने का सबका, जितने भी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स थे, सबका खाने का इंतजाम हमने वहाँ पे किया। तो फर्स्ट टाइम हम सब, और मैं खुद हॉस्पिटल्स में पीपी किट पहन के जा रहा था, तो लोग कहते थे ये पागल है थोड़ा सा। तो मैं अकेला हेल्थ मिनिस्टर था, आप अपने वीडियोस निकाल के देख लीजिएगा, देश के अंदर कोई भी हेल्थ मिनिस्टर अपने घर से एट द मोस्ट टीवी इंटरव्यू से आगे बाहर नहीं निकला। मैं था जो कि हर अस्पताल के अंदर पीपी किट पहन के हॉस्पिटल्स के अंदर जा रहा था। तो हमने बहुत ही अच्छी तरह से टैकल किया। परंतु देखो, इतनी बड़ी महामारी थी, 100 साल में आई थी, 100 साल से किसी ने देखा नहीं था, किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं था इसको टैकल कैसे करना है। 1918 के बाद 2019 में या 2020 में दोबारा से आई, तो इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, इसका इलाज क्या होना है, प्रोटोकॉल भी नहीं पता था क्या होना है। फिर भी सरकार ने पूरी तरह से मैनेज किया, पीछे नहीं हटे। हमने हजारों बेड क्रिएट किए। अभी जो लास्ट वेव आई थी, इस बारी हमने पब्लिकली भी कहा था कि हमने इतना बड़ा स्केल पर तैयारी की थी, और परंतु प्रार्थना ये करते थे ना आए। वो नहीं आया, अच्छी बात है, बट हमने 50,000 से भी ज़्यादा बेड की तैयारी की हुई थी। तो दिल्ली सरकार ने बहुत ही, जिसे कहते हैं रिग्रेसली, बहुत ही एम्पैथेटिकली, बहुत ही तरीके से इसको कोरोना को झेला है। और मैं तो फिर से आपके चैनल के माध्यम से भगवान से प्रार्थना करेंगे दोबारा ना आए, परंतु आए तो हम तैयार हैं। ठीक है। एक सवाल ये सर कि सरकार सदन में एक आंकड़ा रखती है कि हमने सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत अच्छी की, और वो आंकड़ा 15 लाख की जगह 18 लाख हो चुका है। मेरा सवाल इसके आगे का ये है कि सरकारी स्कूलों में हम ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा सक्षम बच्चे नहीं जाते, आर्थिक तौर पर जिस तरह से होते हैं गरीब परिवारों के। पहले ऐसा होता था, कुछ % चीज़ें अभी चेंज हुई हैं। मुझे अपना वो दौर याद है जब मैं दिल्ली के स्कूलों में पढ़ती थी, तो आयरन की गोलियां आती थी और ये कहा जाता था कि आप ये खाइए, आप बहुत अच्छा दौड़ेंगे, आप पढ़ने में तेज होंगे। अगर आपको दूध नहीं मिल पाता है, आप बहुत अच्छा नहीं खा पाते हैं, तो ये आपकी हेल्प करेगी। मेरा सवाल उन बच्चों के लिए है, उन बच्चों की तरफ से है आपसे, कि उनके हेल्थ मिनिस्टर स्कूल्स में जो मील मिलता है उनको, उसकी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करने वाले हैं? कुछ ऐसी कोई चीज़ ऐड करने वाले हैं कि हमारे बच्चे बहुत मजबूत हो जाएं, वो मेडल फैक्ट्री बना दें दिल्ली को, और स्कूल्स की वाहवाही हो? देखिए, सारे स्कूल के अंदर हमारे जो बच्चे हैं उनको हम जो आयरन की गोलियां वो तो देते ही हैं, डीवर्मिंग की गोलियां भी साल में एक बार ही देते हैं, अच्छा खाना भी देते हैं कि मिड डे मील देते हैं। और साथ ही साथ अपने नया एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है, आम आदमी स्कूल क्लिनिक्स। आम आदमी स्कूल के अंदर हमने क्लिनिक्स खोले, जिसमें कि हर बच्चे को साल में 2 बारी फुल्ली चेकअप किया जाएगा, हर चीज़ के लिए, आँख भी, कान भी, नाक भी, इवन उसका साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी किया जाएगा। तो वो इसके लिए कि उसको कोई भी दिक्कत हो, डेफिशिएंसी है, तो वी विल देयर, हम उसको टैकल करने के लिए हैं, उसको सब कुछ करेंगे। और जो भी कमी है, देखो दरअसल क्या होता है, जब तक हम चेक ही नहीं करेंगे हमें पता नहीं लगेगा। हम हवा में बात कर रहे होंगे कि भाई इसको डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी है या उसका अंडर वेट है, कुछ बच्चे अंडर वेट भी मिल रहे हैं, तो उन सबको तभी गाइड किया जा सकता है। तो ये हमने स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी, और अभी हमने 20 आम आदमी स्कूल क्लिनिक स्टार्ट कर दिए हैं। और सभी स्कूलों में, मैं ये भी आपको बता देता हूँ, जैसे आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक दुनिया में पहला इनिशिएटिव था, इसी तरह से आम आदमी स्कूल क्लिनिक दुनिया का सबसे पहला इनिशिएटिव है, जिसमें हम साइकोलॉजिस्ट भी रख रहे हैं, डॉक्टर भी रख रहे हैं, और सब कुछ हम कर रहे हैं। वो दुनिया के अंदर ये भी अपने आप में एक बड़ा इनिशिएटिव होने जा रहा है। बिल्कुल। तो सत्येंद्र जी, मोहल्ला क्लिनिक
का एक बड़ा उदाहरण पूरे विश्व में जा रहा है, पूरी दुनिया में जा रहा है कि लोगों के बीच में आप लोगों का इलाज कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स में सर अभी भी मारामारी कम नहीं हो रही है। बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत घंटों इंतजार करना पड़ता है। कई बुजुर्ग दवाइयों का वेट करके ऐसे ही वापस चले जाते हैं, मेडिकल स्टोर से लेते हैं। लेकिन इस तरह की परेशानियों को लेकर जब दरअसल क्या था जी 70 इयर्स में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हाँ उसको ऑगमेंट करने की जरूरत थी। और साथ ही साथ देखो क्या हो रहा है कि दिल्ली में जितना हम हेल्थ सिस्टम को सुधार रहे हैं उतना ही लोग तारीफ कर रहे हैं, तो दूर दूर से भी आ रहे हैं। अब मेरे अस्पताल में जैसे आप एलएनजेपी में जाइएगा, अब वहाँ पर आप कोरोना के बाद 6000 की ओपीडी है लगभग। 6000 में से 4000 लोग दिल्ली से बाहर से आ रहे हैं। जीटीबी हॉस्पिटल में 6000 की ओपीडी है, उसमें से 5000 लोग बाहर से आ रहे हैं। तो मतलब इतनी बड़ी संख्या में दूर दूर से लोग आ रहे हैं कि भाई अब अस्पताल अच्छे हो गए, दवाइयाँ भी सारी मिलती हैं, डॉक्टर बड़ा अच्छा देखते हैं। तो अब जो जितनी फेम बढ़ रही है उतने ही लोग भी दूर दूर से आ रहे हैं। दूसरी बात, जैसे मोहल्ला क्लिनिक में हम 60,000 लोगों को रोज देख रहे हैं, तो उसमें कम से कम 75% लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट सिस्टम में आए हैं। पहले गवर्नमेंट में आते ही नहीं थे वो, तो अब गवर्नमेंट के ऊपर उनका फेथ बना है। ऐसे मोहल्ला क्लिनिक में फेथ बना है, ऐसे अस्पतालों में फेथ बना है। तो धीरे धीरे जैसे हमारे मोहल्ला क्लिनिक बढ़ेंगे, हॉस्पिटल्स में बड़ी एक्सपेंशन चल रही है बहुत बड़े लेवल पर, धीरे धीरे बढ़ेगा, तो मुझे लगता है ये चीज़ें सॉल्व होगी। बट हाँ, मैं मानता हूँ कि जब अच्छा काम करोगे तो थोड़ा सा ये चीज़ें हो सकती है साथ में। आपने बहुत अच्छी बात कही। और फिर मेरा एक सवाल कुछ इसी तरह से होगा, क्योंकि हमारे बच्चे भी कोविड काल से बाहर निकले हैं और सबसे ज़्यादा ये माना जाता है कि बड़े तो अपने आप को तमाम तरह के कामों में, जिम्मेदारियों में उलझा के ठीक कर लेते हैं, लेकिन बच्चे थोड़ा सा रिजर्व हो जाते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है आपसे कि हमारे देश में मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं होती, खुलकर बात नहीं होती, इमोशनल हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं होती। तो इसको लेके कोई कॉन्सेप्ट आप इन बच्चों के लिए, वुमेन्स के लिए, अब कुछ गवर्नमेंट के पाइपलाइन में रोड मैप है तो वो जरूर बताइए सर, क्योंकि इसकी सख्त जरूरत है। सबसे पहले तो देखो, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारी सोसाइटी थोड़ी रिजर्व सोसाइटी है। हाँ। हम अपने दिल में सब कुछ रखना चाहते हैं, शेयर नहीं करना चाहते। देखो, भगवान ने ना एक जबान दी है, दो कान दिए हैं, सुन लो दूसरों की। अगर हम जितना बोलते हैं उतना सुन भी लेना, तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है आधी तो उड़न छू हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। रीज़न ये हुआ है कि आज की डेट में ना हर इंसान को एकदम मॉडर्न एकदम से होने लगा। सबको अपना स्पेस चाहिए। स्पेस की हालत ये हो गई कि मेरे कमरे में अगर मम्मी पापा भी आएंगे तो दरवाज़ा नॉक करके आएंगे। वो स्पेस इतना ज़्यादा हो गया कि डिस्टेंस बढ़ता चला गया। और दूसरा, मतलब जिसे कहते हैं कि तो डिस्टेंस बढ़ गया, दूसरी जगह कनेक्शन जो है सोशल मीडिया के थ्रू ओवर कनेक्शन हो गया है। आपको पहले क्या होता था, इंसान का 10, 20, 50, 100 लोगों से संबंध होता था, बातचीत होती थी। अब तो वो लाखों लोगों से जुड़े हुए हैं। दुनिया में क्या हो रहा है, अरे अमेरिका में क्या हुआ, उसको उसी टाइम टेंशन हो जाती है। तो मुझे लगता है कि हमारे को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। मैं तो कई बार कहता हूं कि देखो, सोने से जस्ट पहले आखिरी काम आप क्या करते हैं, मोबाइल। और उठने के बाद सबसे पहला काम क्या करते हैं, मोबाइल। तो अगर सारे लोग एक काम कर लें कि सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल छोड़ दें और उठने के बाद कम से कम 1 घंटा ना उठाएं। मैं कहता हूँ फोन आए तो उठा लें, कोई बात नहीं, पर सोशल मीडिया तो छोड़ सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। जी बिल्कुल। आप रात को 10 बजे सोए, सोचो 11 बजे सोए, मतलब 1 घंटा पहले सो गए, तो ऐसे उठने के बाद कम से कम थोड़ा सा तो ये होना चाहिए। मेरे को क्या लगता है कि आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या हमारी ओवर कनेक्शन होती जा रही है और नो कनेक्शन, दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। हम इमोशनली किसी से अटैच नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो लगता है कि आप सोशल मीडिया पे देखिए ना, कभी एक वीडियो भेजना किसी को, 3 मिनट की वीडियो होगी, उसको लोग फॉरवर्ड कर देंगे 1 मिनट के अंदर, जी सेकंड्स में। नहीं 1 मिनट में कैसे की, वीडियो तो 3 मिनट की थी, और उसके ऊपर कमेंट भी लिख देंगे कि भाई 3 मिनट की वीडियो, कम से 3 मिनट तो देखने में लगने चाहिए, उसके बाद ही तो कमेंट देंगे। तो हमारा अटेंशन स्पैन बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। हमारे पास बिल्कुल सोचने की, समझने की कोई ताकत नहीं रही है। तो हमें लोगों को समझाने की जरूरत पड़ रही है कि भाई सोसाइटी है, इंसान जो है सोशल एनिमल है, सोसाइटी का पार्ट है, सोसाइटी के साथ मिलके रहना है। हम सोसाइटी से दूर जाना चाहते हैं, पता नहीं किस दुनिया में रहना चाहते हैं। जो आपने बात बताई, एक दूसरा लगता है काउंसलिंग या किसी से बात करना। काउंसलिंग क्या है, काउंसलिंग इज नथिंग कि हम आपसे आपस में बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान का जो सोशल स्ट्रक्चर था, अगर आप हिस्टोरिकली पीछे जाएं, वो कुछ नहीं था, ये सब मेंटल हेल्थ बीइंग के लिए था। अगर रिचुअल्स होते हैं, अगर आप अपने शरीर, अपने जीवन में कोई रिचुअल्स बना लें कि भाई सुबह उठते ही कहते थे भाई माँ बाप के पैर छू लो, दिस इज रिचुअल। आपने कोई बात हो तो सबको बता दो कि भाई ये हुआ मेरे साथ, ये नहीं हुआ। अगर उनको मान लें तो कई सारी चीजों से बच जाओगे। तो अभी क्या होता है, छोटी सी बात होती है,
एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जी जैसे पहले वो होते ना, पहले चलते थे हमारे ट्रैक्स, गाना सुनते थे ना, क्या कहते थे उसे? आटा चक्की? मैजिकल चेयर की नहीं 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 नहीं, जिसपे गेहूं पीसा जाता है नहीं नहीं, म्यूजिक के लिए सुनते थे ना हम। अच्छा, म्यूजिकल चेयर्स? नहीं नहीं, म्यूजिकल चेयर नहीं, हमारा जो रिकॉर्ड्स। जी जी जी। रिकॉर्ड के ऊपर क्या होता है, इंसान की जितनी भी मेंटल प्रॉब्लम्स है उसका एक ही कारण है, वो रिकॉर्ड जो है ना, जी। एक ही लूप में फंस गया बस। जी जी अब बार बार उसी लूप में फंसे है, उस लूप से बाहर करना है आप। जी। अगर उस लूप से बाहर निकल गए तो आप बाहर जी। हैं, वरना बार बार उसी में घुसे रहेंगे। सर, तो घुसे रहेंगे। आपके विपक्षी भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बहुत कम समय है। छोटा सा एक प्रश्न चलते चलते आपसे पूछना चाहूंगा सर, कोरोना वैक्सीनेशन का महाअभियान चल रहा है, कोरोना से हम लोग निकल गए हैं, एक्सपेक्टेड फोर्थ वेव की बात कही जा रही है, वैक्सीनेशन की बात कही जा रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार पर ये आरोप लगते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वैक्सीनेशन फ्री नहीं कर रही है गवर्नमेंट, क्या इसके लिए कुछ विचार कर रहे हैं आप? किस बात के समझ नहीं आया मुझे तो। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर वैक्सीनेशन केंद्र सरकार ने सब कुछ फ्री कर रखा है, जी। तो हमसे क्यों कह रहे हैं? सर क्रेडिट उसमें सर्टिफिकेट किसका निकलता है? जी कि सर्टिफिकेट जिसका आता है तो वही तो फ्री करेंगे, मैं क्यों करूंगा? जी। भाई जिसके नाम से सर्टिफिकेट आ रहा है कि इन्होंने आपको कोरोना की वैक्सीन लगवा दी, तो उनको फ्री करना चाहिए ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ठीक है, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल हो गया। आपने ज्यादा पॉलिटिकल पूछ लिया, मैं ज्यादा बोलना नहीं ठीक चाहता। है, दरअसल कई बार हमारे नेताओं की यही खूबी होती है कि वो खुलकर बात नहीं करते। ठीक है सर, एक नहीं, आप कहीं भी कर छोटा सा सवाल रहेगा। आने वाले 5 सालों में हम हेल्थ को लेके दिल्ली में क्या चेंजेस देखने वाले हैं, जो केजरीवाल मॉडल ऑफ हेल्थ है जिसकी बहुत जिक्र होती है? देखिएगा, आने वाले 5 साल नहीं, आने वाले 3 साल, 2 साल जा चुके हैं, कोरोना की भेंट चढ़ गए हैं। ठीक, 2 साल वेस्ट हो चुके हैं सभी के, पर आने वाले 3 साल के अंदर मैं बता सकता हूं आपको, दिल्ली के अंदर अभी 15,000 बेड्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, नए अस्पताल बन रहे हैं दिल्ली सरकार के। ये दिल्ली शहर में नहीं, हिंदुस्तान में भी नहीं, हिंदुस्तान का किसी राज्य में इतना काम नहीं चल रहा। दुनिया के अंदर मैं आपको चैलेंज करता हूं, किसी भी शहर में इतना बड़ा काम नहीं चल रहा है जितना बड़ा काम दिल्ली में चल रहा है। 15,000 नए बेड, इससे अंदाजा लगाइए आप कि 70 साल में 10,000 बेड बने थे, अभी 15,000 बेड्स नए बन रहे हैं, सारे एयर कंडीशन होंगे। मैं आपको एश्योर करता हूं, अच्छे से अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल से भी अच्छे होंगे जी। जो बेस्ट हैं उनसे अच्छे बना के दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय की बाध्यता है और आपकी जो प्लानिंग्स हैं, उम्मीद करते हैं कि दिल्ली की जनता के लिए वो हमेशा काम करती रहेंगे, ऐसे उनके स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखती रहेंगी। और बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओके, थैंक यू। जमाने में वही आगे बढ़ता है जो अपने आप को बदलता है, और दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री जो आज हमारे बीच पहुंचे हैं, मंत्री सत्येंद्र जैन को आपने सुना और देखा कि किस तरीके से उनकी प्लानिंग्स हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना बदलाव और आने वाला है राजधानी के अंदर, इसका समक्ष जो लेखा जोखा है वो उन्होंने आज यहाँ पर रखा है। सर, मैं बहुत आपका आभार जताना चाहूंगी आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, लेकिन मैं अभी आपसे आग्रह भी करना चाहूंगी आप मंच पर बने रहिएगा, और मैं अपने सहयोगी जीनत और आशीष से रिक्वेस्ट करूंगी कि उन्हें मोमेंटो देकर सम्मानित करें। और दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी हमारे बीच मौजूद हैं, और उन्हें ये मोमेंटो, ये ट्रॉफी देकर उनका अभिवादन, उनका धन्यवाद, उनका आभार। मंच पर मेरे सहयोगी आशीष और जीनत। मैं मंत्री सत्येंद्र जैन जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज वो अपनी सीट पर विराजमान हो जाएं, और अब मैं आमंत्रित करना। दिल्ली के अस्पतालों को किस तरह से सुधारा गया है, दिल्ली के हेल्थ मॉडल की बात किस